इससे पहले हमने देखा था लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक। विलियम बेंटिक के बाद 1 साल के लिए चार्ल्स मेडकॉफ गवर्नर जनरल के तौर के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं और चार्ल्स मेडकॉफ की सबसे बड़ी विशेषता उनको जाना जाता है भारतीय इतिहास में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। अगर इंग्लिश में हम बोलें तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के तौर पे ऑफ इंडियन प्रेस क्योंकि हमें ये पता है कि जो प्रेस लाइसेंसिंग एक्ट 1823 आया था उसको खत्म किया है चार्ल्स मेडकॉफ ने आके। चार्ल्स मेडकॉफ के बाद स्टुअर्ट एल्फिंस्टीन 1 वर्ष से भी कम के लिए एक छोटे से कार्यकाल के लिए सर्व करते हैं एज़ गवर्नर जनरल और उसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। तो ऑकलैंड का जो कार्यकाल रहेगा 1836 से लेकर 42। तो चार्ल्स मेडकॉफ 1836, स्टुअर्ट एल्फिंस्टीन 1836, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। सबसे बड़ी बात ये है कि लॉर्ड ऑकलैंड की जो पॉलिसी थी वो थी फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है ना? तो ऑकलैंड की कौन-सी पॉलिसी है? फॉरवर्ड पॉलिसी। प्रथम अंग्ल-अफ़गान युद्ध 1839 से 42 तक इसी यही स्टार्ट किया गया था, ठीक है? कंपनी रणजीत सिंह और शाहसुधा के मध्य त्रिपक्षीय संधि हुई थी। तो त्रिपक्षीय यानी कि 3 लोगों के मध्य संधि हुई थी। याद रखने का कैसे तरीका कि त्रिपक्षीय संधि 3 into 3 = 9 तो 3 39 त्रिपक्षीय संधि। इसके अलावा ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत भी कराई। तो ये बताओ रोड कहाँ पे होती है? लैंड में होती है तो ऑकलैंड। इसके अलावा 1840 में कलकत्ता में ईडन गार्डन का निर्माण करवाया और क्यों? क्योंकि ईडन ऑकलैंड की बहन थी। अब पूछ लेगा एग्ज़ाम में कि जो ऑकलैंड की ईडन जो थी उसकी वाइफ़ थी? नहीं, द आंसर इज़ उसकी बहन थी। 1836 से 42 तक लॉर्ड ऑकलैंड सर्व करते हैं एज़ ए गवर्नर जनरल और उसके बाद आते हैं लॉर्ड एलन ब्रो उनका कार्यकाल रहेगा 1842 से 44 तक। लॉर्ड एलन ब्रो इतिहास में जनरली 2 चीज़ों के लिए जाने जाते हैं इंडियन हिस्ट्री में। सबसे पहला तो ये है 1843 में सिंध का विलय के लिए। 1843 में सिंध का विलय किया गया है एलन ब्रो के द्वारा और इस विलय में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाले शख्स का नाम है चार्ल्स नेपियर। दूसरी उपलब्धि इनकी है कि 1843 के कल में एक एक्ट आया था, एक्ट नंबर 5 उसमें दास प्रथा का अंत कर दिया जाता है, ये भी चीज़ रखना रखना है। 1789 से इंडिया से जो दास का एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया था, बैरन ऑस्टिन ने बैन कर दिया था और दास प्रथा का अंत कब किया गया? 1843 में आके फाइनली। इस 1833 के चार्टर में बात कही गई थी इस बैन की लेकिन ये बैन हो पाया 1843 में। मुगल बादशाह को कर देना बंद कर दिया, तो बंद कर देना किसने बंद बंद किया? बरो ने। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आता है 1844 से 1848 तक और प्रथम एंग्लो जो सिख युद्ध हुआ है वो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम से स्टार्ट होता है। लाहौर पर अंग्रेजी नियंत्रण और सिखों से लाहौर की संधि कब 1846 में हुई थी, ये स्टार्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि उड़ीसा की खोंड जनजाति में एक प्रथा प्रचलन थी नरबली प्रथा। वहाँ लेकिन खोंड की लोकल लैंग्वेज में उसको मेरिया या मारिया सिस्टम बोलते थे, मेरिया का। इस मेरिया पद्धति का दमन किसने किया है? लॉर्ड हार्डिंग ने किया है। नरबली प्रथा का बंद करने वाला लॉर्ड हार्डिंग है। और वैसे ही बताओ नर की बलि जो होती है उससे जब आप कट करोगे तो वो वैसे भी हार्ड होती है, नरबली प्रथा का दमन पर रोक लगाती है। और किस ईयर में उन्होंने रोक लगाया? 1844 में। तो ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में चीज़ें थी। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के बीच में कार्यकाल रहा है। ओरिजिनल इनका जो नाम था वो नाम था जेम्स एंड्रू रैमजे। कई बार एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं इसको। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध जो पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था, द्वितीय हुआ है 29 मार्च 1849 को ये समाप्त हुआ। को पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय कर दिया गया। किस तारीख में पंजाबी अंग्रेजी राज को बुलाया? 29 मार्च 1849 में और किस कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी। तो आपको ये टाइमलाइन याद रखनी पड़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। हम लास्ट वीडियो में एक टाइमलाइन भी कवर करेंगे। कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भी भेज दिया क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता कि ये 29 मार्च 1849 के टाइम पे जो दलीप सिंह जो थे ना, दिलीप नहीं ए, दलीप सिंह, तो दलीप सिंह अल्पवयस्क शासक थे पंजाब के, उनसे हीरा ले लिया किसने? डलहौजी ने और वापस भेज दिया विक्टोरिया के पास। इसके अलावा द्वितीय एंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ। पहला बर्मा युद्ध जो है वो 1824 से 25, दूसरा हुआ 1852 और तीसरा रहेगा 1885-86 के आसपास। ये 3 बर्मीज़ वॉर हुए हैं। कर्नाटक के नवाब और तंजौर राजा की उपाधि भी किसने समाप्त करी है? लॉर्ड डलहौजी ने, राइट? कि बात ये थी कि कर्नाटक के नवाब की जो उपाधि थी नवाब, उनको नवाब कहना बंद कर दिया जाता है और तंजौर के शासक को राजा कहना बंद कर दिया जाता है। ये 1853 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस यानी कि व्यापक सिद्धांत के बारे में हम सब जानते हैं। अगर हम बात करें कि किन-किन रियासतों को इसमें मिलाया गया, विलीन किया जाता है इस सिद्धांत के तहत, तो उसकी याद है सज, सबा, उद, फिर झाना।
ना सतारा, झांसी जयपुर, संभलपुर, बालाघाट या बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 रियासतों का विलय हड़प सिद्धांत के द्वारा किया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1856 में कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर दिया जाता है आउटरम की रिपोर्ट पर। याद रखना किसने रिपोर्ट दी थी इसका विलय करने के लिए, सिफारिश करी थी आउटरम ने। दूसरी बात है कि एक हैदराबाद की एक हिस्सा था बरार, वो अंग्रेजों का ऋण नहीं चुका पा रहा था, इस वजह से 1853 में बरार को विलीन कर लिया जाता है अंग्रेजी हुकूमत में। तो बरार का विलय 1853 में कारण था ऋण न चुकाने के लिए, और किसका हिस्सा था, बरार का। डलहौजी ने कहा कि भारत के सभी देशी राज्यों को खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। इसके अलावा ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में हुआ, राइट। अब डलहौजी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारी चेंजेस लेकर आता है डलहौजी की, आप ये देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो आपको याद आएगा इसकी रेलगाड़ी, क्या आएगी, 1853 की रेलगाड़ी पहली मुंबई से थाने चली, और दूसरी रेलगाड़ी 1854 से कलकत्ता से रानीगंज चली। रानीगंज क्यों और कलकत्ता क्यों? कलकत्ता एक पोर्ट है और रानीगंज कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जिससे कि उनकी इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा किया जा सके। तो पहली इनकी याद रहेगा हमें ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा है विद्युत तार सेवा, 1853 में पहली बार चली थी कलकत्ता से लेकर आगरा। और जो भारतीय तार विभाग की स्थापना करी गई थी, उसका जो हेड था वो था ओसे घनेसी, ठीक है, ओसे घनेसी नाम का व्यक्ति अर्चता कर रहा था। 1850 में इन्होंने डाक खाना डाक विभाग की स्थापना करी। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन हुआ और डाक खाना एक्ट भी पारित किया। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि जब भी आप चिट्ठी भेजेंगे, कोई भी लेटर सेंड किया जाएगा, उसमें डाक टिकट लगाया जाएगा, और डाक टिकट के देने पड़ते थे पैसे। ये भारतीय जो सोल्जर्स थे जो दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, अपने घर में अगर भेजेंगे तो उनके लिए ये कष्टदायक था। इसका विरोध अंग्रेज मतलब इस जो डाक खाना एक्ट था, इससे असंतोष की भावना जागृत होती है भारतीय सिपाहियों में। उसके साथ-साथ सार्वजनिक विभाग यानी निर्माण पीडब्ल्यूडी की भी स्थापना करी है। दूसरा लोक सेवा विभाग की भी स्थापना कर रहा है। इसी तरीके से डलहौजी ने नहरों की बात करें तो बड़ी दोआब नहर और गंगा नहर का निर्माण डलहौजी करता है। इसके अलावा सभी बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए इसने खोल दिए, और कुछ बंदरगाह जैसे कि मुंबई, कलकत्ता और कराची बंदरगाहों में इसने प्रकाश स्तंभ, जिसको कि हम लाइट हाउस बोलते हैं, उनकी भी स्थापना करता है। इसके अलावा मर्चेंट सर्विस एक्ट भी डलहौजी के समय में आता है, और ग्रैंड ट्रंक की मरम्मत करवाई। ग्रैंड ट्रंक की मरम्मत ऑकलैंड ने भी करवाई थी। किसने? ऑकलैंड ने भी करवाई थी। 1891 में, अब पहले बात करते हैं इनका, एक बार रिवाइज करते हैं इनको। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसने क्या क्या किया है, सबसे बड़ी बात तो उसका यही है कि रेल, फिर टेलीग्राफ, ठीक है, फिर पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक सेवा विभाग, नहरों की मरम्मत करवा रहा है, लाइट हाउसेस बनवाए हैं कुछ बंदरगाहों पर, ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े मुंबई, कलकत्ता, कराची में। मर्चेंट सर्विस एक्ट। अब अगर पूछ रहे कि इसकी रिएक्शनरी पॉलिसीज के बारे में लिखो तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लिख सकते हैं आप 1853 में बरार को हड़प लिया था, ये वाली बात, अवध को शासन के आधार पर हड़प लिया, और ये इसका जो डाक खाना एक्ट 1854 जो है, ये वाला, इसको भी आप कर सकते हैं, रिएक्शनरी पॉलिसीज में लिखा जा सकता है। बात करेंगे आगे। 1851 में भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। कब? 1851 में। लैंड सर्वे जो है डिपार्टमेंट होता है सर्वेक्षण करने वाला, 51 में। 1856 में संथाल विद्रोह हुआ, राइट। 1853 के एक्ट में नागरिक सेवा, 1853 का जो एक्ट आया था, इसमें ओपन सिविल सर्विसेज का प्रावधान किया गया था, यानी कि सिविल सर्विस में अपॉइंटमेंट के लिए ओपन एग्जाम होना था, जो भी व्यक्ति चाहे एग्जाम क्रैक करके उनमें रिक्रूट हो सकता था। 1856 का इनका धार्मिक नियोक्ता कानून जो आया है, तो इनकी अगर हम रिएक्शनरी पॉलिसीज अगर हम देखें, ठीक है ना, अगर हम इसकी रिएक्शनरीज पॉलिसी देखेंगे, रिएक्शनरीज, और ये CTIONAR रिएक्शनरीज पॉलिसीज अगर इसकी हम देखें, तो सबसे पहले तो हम ये इसका देख लेंगे क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा लेंगे 1853 में मर्जर ऑफ बरार। 1856 में
मर्जर ऑफ अवध, ये हो गए आपके पॉलिटिकल डोमेन इसमें। दूसरा अगर आप देख सकते हैं तो इसका देखेंगे पोस्ट एक्ट 1854 का। इसके बाद देख सकते हैं इसका रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850। ये चीजें आप नोट डाउन कर लो, मेन से अगर कभी लिख रहे हैं तो उसमें आप ये चीजें इतना लिखने से आपको डलहौजी के बारे में ठीक ठाक चीजें लिख सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसका रेल, टेलीग्राफ, ठीक है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग, इसके अलावा कैनाल्स, बड़ी दोआब और गंगा, ठीक है। रिपेयर ऑफ ग्रांड ट्रंक रोड। और इसमें लिख सकते हैं ये जो आपका लोक सेवा विभाग, सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट। एक लिख सकते हैं लैंड सर्वे डिपार्टमेंट 1851। तो आपको बस इतनी चीजें डलहौजी के बारे में लिख सकते हैं कि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि डलहौजी एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के तौर पे इसके आपको वर्णन करना पड़ेगा, तो डलहौजी के बारे में लिखिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। डलहौजी के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हुई थी कि 1847 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करी जाती है, राइट। इसके अलावा नॉन रेगुलेशन सिस्टम क्या है, इसने हड़प्पा सॉरी हड़प नीति के द्वारा जो भी राज्य जैसे कि बरार 1853 में इसने जो भी कब्जाए थे राज, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिस्टम लाया गया था नॉन रेगुलेशन सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी अधिकृत प्रदेश थे उनमें एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता था और जो कमिश्नर था वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल था गवर्नर जनरल यानी कि डलहौजी के प्रति उस समय, ठीक है। डलहौजी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गंगा के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो यह वैसा ही है जैसा टेम्स के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान किया जाता है। ये स्टेटमेंट, ये अब जो वो टेम्स नदी है ये इसके किनारे पर लंदन बसता है। अब ये क्लियरली इस चीज को इंगित करता है कि ब्रिटिशर्स कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस मानते थे इंडियन टेरिटरी के ऊपर ब्रिटिश रूल का। दैट्स इट। 1848 से 56 की सेवा करने के बाद लॉर्ड कैनिंग की बारी आती है, तो 1856 से 1862 तक ये सेवा करेंगे। इसी के टाइम पे क्या होता है कि 1857 में हो जाता है रिवोल्ट और 1858 का एक्ट आता है। तो 1858 के एक्ट अब बदल गई हैं चीजें, तो 1856 इसी के बीच में 1858 आ रहा है, तो 1856 से 1858 तक ही अंतिम गवर्नर जनरल रहेगा। और 1858 के एक्ट में कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होगा उसको अब एक नए नाम और उसको वायसराय के नाम से जाना जाएगा। तो अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय होता है लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो होता था 1856 में ये लाया गया। इस एक्ट में सबसे बड़ी बात ये थी, मान लेते हैं कि अगर ये भारतीय भू राज्य क्षेत्र है और ये था बर्मा, तो जनरली समुद्र पार करके नहीं जाना होता था क्योंकि ये भारतीय जो परंपरा है या भारतीय में जो धर्म है सनातन धर्म है उसमें इस चीज को अशुभ मानते हैं। लेकिन जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में ये कहा गया कि हर एक व्यक्ति को ये समुद्र पार करके बर्मा में सर्व करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से सोशल डोमेन में भारतीयों की जो सोशल परंपरा है, जो सामाजिक परंपरा है, उस पे अटैक है एक तरीके से। ये चीजें अच्छी नहीं थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया, ये भी एक उसी का उदाहरण है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का जो निर्माण है, जो ड्राफ्ट है, ये तो तैयार हुआ था डलहौजी के टाइम पे, डलहौजी के टाइम पे, लेकिन ये फाइनल इसको पारित किया गया है किसके टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। याद रखना क्योंकि इसका कार्यकाल 1856 दोनों 56 हमें याद है। 1857 का विद्रोह हुआ, 1858 का एक्ट आया, ठीक है। इनको क्लीमेंसी की उपाधि दी गई, क्यों? क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में भारतीय जो सिपाही थे उन्होंने काफी ज्यादा नरसंहार किया था ब्रिटिशर्स का, लेकिन फिर भी लॉर्ड कैनिंग ने ये गुजारिश करी थी कि इनके साथ ज्यादा निर्मम हत्या मतलब निर्ममता से ना बरता जाए, लेकिन भारतीयों को तो मारा ही गया था। तो ब्रिटिश प्रेस ने इनकी मजाक उड़ाते हुए इनको कहा ये बड़ा दयालु व्यक्ति है, तो क्लीमेंसी यानी कि दयाशील की उपाधि दे दी गई। इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई जब जो आपका 1858 एक्ट को पढ़ा गया था, डिक्लेरेशन हुआ। इसके अलावा 1857 में अगर आप देखेंगे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास यानी कि 3 जगह बीएमसी में ये क्या है, ये इस्टेब्लिश होते हैं आपके 3 विश्वविद्यालय। इसकी अचीवमेंट में लिख सकते हैं आप लॉर्ड कैनिंग के अचीवमेंट में। इसके अलावा विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग लाया गया।
इसके अलावा भारतीय दंड संहिता आईपीसी और 1858 में निर्माण हो गई थी, और आईपीसी और सीआरपीसी तो इनको लागू किया गया 1860 में। अब ये लागू क्यों किया गया था, तो याद करो 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पे चार्ल्स मेडकॉफ की अध्यक्षता में पहला लॉ कमीशन बैठा था, उसी ने इस चीज की सिफारिश करी थी। ठीक है, ये भी हो जाता है। इसके बाद एक अंग्रेज अर्थशास्त्री है जॉन विल्सन, ये भारत में आता है। ये आर्थिक सुधार के लिए जाना जाता था इंग्लैंड में, भी वहां यहाँ पर आकर भी यही करेगा। इंडिया में आकर इसने कहा 3 टाइप के टैक्सेस लगने चाहिए। पहला आयकर है, जिसको हम इंग्लिश में आप कहते हैं इनकम टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स लगे क्या क्या, सब पे लगे? द आंसर इज नो, आज भी सब पे नहीं लगता है। जो 500 रुपए से अधिक की आय है जिनकी, उन पर लगेगा। और भारत में पहली बार ये आयकर लागू कब हुआ है? डेट इज 1859 में। किसकी सिफारिश पर? जॉन विल्सन। दूसरा ये कह रहे हैं कि व्यापार पर लाइसेंस कर, जिसके पास लाइसेंस होगा वही व्यापार कर सकता है, लाइसेंस राज की बात हो रही है। और घरेलू तंबाकू पर चुंगी, घरेलू तंबाकू पर चुंगी है ना कि आंसर, विदेशी तंबाकू पर चुंगी की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो जॉन विल्सन की सिफारिश पर भारत में इनकम टैक्स लगा दिया जाता है 1859 में। कंपनी और ब्रिटिश राज की सेना को एक साथ मिला दिया गया। अब देखो, कंपनी का मतलब है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश राज्य यानी कि साम्राज्य, उनकी दोनों सेना को मिला दिया जाता है। पहले अलग अलग सेनाएं थी। इसके अलावा बंगाल रेंट एक्ट 1859 में आता है, ये भी देखना है, जबकि बंगाल टेनेंसी एक्ट 1822 में आया था। और साथ साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा, आगरा, बिहार और मध्य प्रांत पर भी बाद में ये बंगाल रेंट एक्ट लागू होता है। 1860 में हमें ये भी पता है 1860 में नील विद्रोह होता है, नील की खेती के विरोध में 1860 में। राइट, तो इतनी सारी चीजें थी, किससे रिलेटेड आपकी थी? ये थी आपके लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62, 1858 का रिवोल्ट करवा चुका है ये। अब लॉर्ड एल्गिन प्रथम आता है 1862 से 1863 तक। स्टाम्प पे जो कर शुरू किया है वो एल्गिन ने किया। तो हम जब स्टाम्प मारते हैं तो गिन के नहीं मारते हैं, स्टाम्प हम गिन के नहीं लगाते, तो एल्गिन याद रहेगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक व्यक्ति का नाम है डरहम, डरहम का ये दामाद था। अब डरहम है कौन? डरहम नाम की एक रिपोर्ट बड़ी फेमस हुई है। क्यों? क्योंकि कनाडा पर भी ब्रिटिशर्स का शासन था, तो कनाडा पर सुशासन जो रिपोर्ट है वो डरहम रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और उसी डरहम का दामाद था एल्गिन प्रथम। पूछ लेगा एग्जाम में कि क्या उसका पुत्र था? द आंसर इज नो। क्या था? उसका दामाद था। ये दामाद लिखा है। इसके अलावा एल्गिन प्रथम एक ऐसा वायसरॉय था जिसकी मृत्यु है जो वो धर्मशाला में हुई थी, और सबसे बड़ी बात है पद पर रहते हुए ही इसकी डेथ हुई है एल्गिन की। तो भाई धर्मशाला में, जो धर्मशालाएं होती हैं, कितने लोग मर रहे हैं इनका कोई गिनती नहीं है, कोई नहीं गिन रहा है। 1863 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके कार्यकाल में बहावियों का विद्रोह हुआ, तो बह रहे हैं लोग और कोई गिनता नहीं है। जब बाढ़ आती है लोग बहते हैं, कोई गिन नहीं पाता। एल गिन गिन कैसे याद रखेंगे? एल्गिन के बाद आते हैं सर जॉन लॉरेंस। अब सर जो जॉन लॉरेंस हैं, इन्होंने 1863 से 1869 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। भूटान के साथ 1865 में युद्ध हुआ, उसमें ये थे। अफगानिस्तान के मामले में कुशल आक्रमणीयता या शानदार निष्क्रियता या पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति, जो कि स्पष्ट हस्तक्षेप की नीति थी, इन्होंने अपनाई है। सबसे बड़ी बात है कि जो जॉन लॉरेंस है, इसने ये जो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी थी, निष्क्रियता की नीति की, सीधी सी बात है कि अफगान के अफेयर्स में कोई इंटरवेंशन इन्होंने नहीं किया है। जबकि ब्रिटिशर्स जो ऊपर हुकूमत है वो चाहती थी कि कैसे भी करके अफगान को कब्जा ले। क्यों? क्योंकि उनको रसियन इन्वेजन का डर था कि रूसी व्यक्ति आक्रमण ना कर दें कहीं। दूसरी बात थी कि वैसे इस नीति की शुरुआत जो है वो एलन बरो ने की थी, लेकिन इसका प्रयोग अफगान के पर्पस पे किया है किसने? आपका जॉन लॉरेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी यानी कि शानदार निष्क्रियता, इसकी नीति की शुरुआत स्टार्टिंग किसने करी है, तो आंसर इस एलन बरो 1843 के पे जो था। लेकिन अगर ये पूछ रहे हैं कि पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी अफगानिस्तान के मामले में प्रयोग करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, द आंसर इज जॉन लॉरेंस। दो चीजें याद रखनी है। तीसरा हम देखते हैं कि उड़ीसा में 1866 में अकाल है, भीषण अकाल आता है। इसमें 10 लाख लोग मारे गए, और इसी अकाल को सी ऑफ कैलेमिटी की संज्ञा भी दी जाती है। इसी अकाल की चीजों को टेकल करने के लिए यौन कैंपेबल की अध्यक्षता में एक समिति का या काउंसिल, एक आयोग का नियुक्ति होती है। तो अकाल आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया जाता है 1866 के अकाल से निपटने के लिए? जॉन कैंपेबल। चलिए आगे हम देखते हैं 1868 से 69 में। 1866 में तो ये आता ही आता है अकाल। 1868 से 69 में राजपूताना में भी अकाल आया। बुंदेलखंड में भयानक अकाल आता है। बड़ी मात्रा में रेलवे अब देखो, 1866 में उड़ीसा में आया, 1868 में राजपूताना में आता है, और बुंदेलखंड में। तो याद रखना, बुंदेलखंड चूंकि यूपी का पार्ट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बड़ी मात्रा में रेलवे व नहरों का भी निर्माण किया अकालों से लड़ने के लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिशर्स
टू डील विद द फैमाइन। तो आप इनको फैमाइन को अकालों का वो कर देना जिक्र कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात हम देखेंगे कि 1868 में पंजाब में काश्तकारी अधिनियम यानी कि पंजाब टीनेंसी एक्ट आता है और अवध का भी काश्तकारी अधिनियम 1868 में ही आता है। देखते हैं एक बार। बा से 22 बा से बंगाल, बंगाल टीनेंसी एक्ट 22 में, पंजाब टीनेंसी एक्ट 1868 में और अवध टीनेंसी एक्ट 1868 में। बात के टाइम पे भी हम देखेंगे तो हमें याद रहता है बीएपी बाप, है ना? 1885 में बंगाल का टीनेंसी एक्ट आएगा दोबारा से, 1886 में पंजाब का, और ये और पी से पंजाब वाला आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बिना जूता उतारे अमृतसर स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया, और ये करने वाला कौन है? जॉन लॉरेंस। याद कैसे करेंगे हम? कि सीधी सी बात ये है कि ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने लॉरेंस, इसके नाम में क्या होगा? LAW होगा, लॉरेंस। इसने लॉ का उल्लंघन किया, और कौन से लॉ का? कि जूता उतारे बिना ही अमृतसर में एंटर कर गया। तो ये याद रखना है। सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 1869 में खत्म होता है। 69 से 72 के कार्यकाल के लिए लॉर्ड मेयो आएगा। लॉर्ड मेयो, सबसे बड़ी बात है, प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई है। साथ में एक चीज और याद रखेंगे, जिस व्यक्ति ने प्रथम जनगणना कराई है उसी ने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी स्थापना करी है, क्योंकि दोनों आंकड़ों से रिलेटेड चीजें हैं। राइट। और जिसने प्रथम जनगणना करवाई है उसने पहली बार कृषि विभाग की भी स्थापना करी है। हालांकि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे भी कृषि विभाग की स्थापना करी जाएगी। हाल फिलहाल इतनी चीजें याद रखना कि जिसने जनगणना कराई है उसी ने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उसी ने कृषि विभाग की स्थापना करी है। दूसरी बात होती है कि 1875 सन 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना करी जाएगी राजस्थान के अजमेर में। क्यों करी जाएगी? ये इसका रीजन था कि भारतीय राजाओं के बालकों को शिक्षा देने के लिए यहाँ पर स्पेशल कॉलेजेस खोले गए मेयो के नाम पे 1875 में। और इस मेयो कॉलेज का जो प्रथम प्राचार्य प्रिंसिपल था वो थे ST जून थे। अगर हम प्रिंसिपल की बात कर ही रहे हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज अभी हम पढ़ के आए हैं, उसकी जो प्राचार्य थे उनका नाम था हेनरी T कोलब्रुक। उसी तरीके से जो आर्कबोल्ड नाम का व्यक्ति था, अंग्रेज था, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, या अलीगढ़ जो कॉलेज बना था उसका पहला प्रिंसिपल आर्कबोल्ड था। तो ये तीन प्रिंसिपल्स के नाम याद रखने हैं कि ST जून था मेयो कॉलेज का, HT कोलब्रुक था फोर्ट विलियम का, और आर्कबोल्ड था अलीगढ़। ठीक है, ए से आर्कबोल्ड, ए से अलीगढ़। HT कोलब्रुक में, इसमें फोर्ट में भी टी आता है तो याद रखने ऐसे। लेकिन मेयो कॉलेज का जो प्रपोजल है, जो आइडिया है, सबसे पहले 1869 में कर्नल वोल्टर ने दिया था। किसने दिया था? कर्नल वोल्टर। और बाद में 1875 में ये बन के तैयार होता है। महारानी विक्टोरिया का जो द्वितीय पुत्र थे नाम था ड्यूक ऑफ एडनबरा। इनकी भारत यात्रा किस सन में हुआ? ये वन लाइनर पूछा जाता 1869 में, 69 में एडनबरा। 1870 का मेयोस का रेजोल्यूशन आता है, इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन और वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। विकेंद्रीकरण यानी कि अब छोटे लेवल पर भी जो फंड है वो क्या डिसेंट्रलाइज होने लग गया था। लाल समुद्र में तार बिछाई तथा कृषि विभाग की स्थापना करी। तो याद कैसे रखोगे? मई के महीना में पूरी दुनिया लाल दिखती है गर्मी की वजह से, तो लाल आएगा मई यानी कि मेओ, ऐसे। और कृषि विभाग की स्थापना बता दीजिए कि जिसने जनगणना स्थापना करी उसी ने कृषि विभाग की। मेयो ने भारतीयों को राय बहादुर और जो खान बहादुर की उपाधि आप देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, वो देने की शुरुआत ही किसने करी है? वो मेयो ने करी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यकाल के दौरान ही अंडमान द्वीप में 1872 में एक रेडिकल यानी कि धर्मांध अफगान पठान के द्वारा छुरा घोंप कर इनकी हत्या करती जाती है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि अंडमान में किसकी हत्या करी गई थी? तो मेयो की। जबकि धर्मशाला में अपने पद पर मृत्यु हो गई थी लॉर्ड एलिगन प्रथम की। दूसरी चीज ये है कि रेलवे विभाग का सरकारीकरण, रेलवे स्टार्ट कब हुआ है? 1853 में, अलग है। लेकिन इसका सरकारीकरण गवर्नमेंट यानी, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टीज को बना दी जाता है रेलवे, कब? लॉर्ड मेयो के टाइम पे। चलिए, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 72 में खत्म होता है। अब स्टार्ट आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है थॉमस बेरिंग। तो टी से नॉर्थ है ना, ब्रूक और बेरिंग ऐसे याद रखेंगे। 1873 और 74 में बंगाल, बिहार और बंगाल के कुछ भागों में भीषण अकाल आया था। और इसी समय पे हम देखते हैं कि बर्मा से चावल को आयात किया जाता है। कारण ये है कि जैसे मान लो तो ये इंडिया का अगर आप मैप देखो, ये बंगाल का रीजन है और यहाँ पर आपको दिखेगा ये बर्मा है। तो यही तो एरिया बिहार बंगाल है, तो बर्मा से यहाँ पे चावल एक्सपोर्ट कर लिया जाता था। पहली बार ऐसा हो रहा था। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ है। अब याद रखना कि जो कूका विद्रोह है, यहाँ पर ये क्या होता था, तो ये एक तरीके से पहले धार्मिक था, फिर बाद में ये पॉलिटिकल विद्रोह के तौर पे बदल गया। यहाँ पर जो कूका विद्रोह है वो राम सिंह कूका के नेतृत्व में हुआ था, ये राम सिंह कूका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब सफेद कपड़े पहनते थे, वो भी हाथ से बुने कपड़े, हाथ से बुने व्हाइट क्लॉथ सब पहनते थे कूका।
समर्थक जो थे। लेकिन एक चीज याद ये भी रखें कि 1800 ये कूका विद्रोह 1871 में इसी तरीके, सॉरी 1921 में एक और विद्रोह हुआ था, उसका नाम है कूकी विद्रोह, वो हुआ है मणिपुर में। तो दो चीजें याद रखनी है कि कूका विद्रोह एक अलग है 1872 का पंजाब में, और कूकी विद्रोह मणिपुर में। बड़ौदा के गायकवाड़ को गद्दी से हटा दिया जाता है इसके द्वारा। साथ में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिसरेली द्वारा अफगान सरदार सिर अली से संधि वार्ता हेतु जोर दिए जाने के कारण नॉर्थब्रुक ने 1876 में त्यागपत्र दे दिया। भाई कहानी आप ये समझो, ये देखो ये इंडियन मैप है, ये अफगानिस्तान उस समय का पार्ट है। ब्रिटिश अब पंजाब को तो ये वाला एरिया कब्जा ही चुकी, अब सोच रहा है अफगानिस्तान का भी कब्जा ले ले। तो जो ब्रिटिश हुकूमत है वो अपने गवर्नर जनरल पर प्रेशर डाले कि अफगानिस्तान को कब्जे में लो। इसी के लिए नॉर्थ ब्रुक को फोर्स किया जाता है कि आप अफगान सरदार शेर अली से संधि करिए, और इसी के दबाव में आकर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने क्या किया, ब्रुक कर दिया, यानी कि त्यागपत्र दे दिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन गवर्नर जनरल था जिसने अफगान सरदार अली से सांदी वार्ता हेतु जोर दिए जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया? तो आंसर इज नॉर्थ ब्रुक। अब हेनरी टी कोलब्रुक अलग है और नॉर्थ ब्रुक एक अलग है, ठीक है ना, अलग। इसके बाद आता लॉर्ड लिटन 1876 से 80 के टाइम पे लॉर्ड लिटन ने अपनी चीजें स्टार्ट करी हैं। अब लॉर्ड लिटन की बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले लॉर्ड लिटन के टाइम पे दक्कन में एक भीषण अकाल आया 1876 से 78 के टाइम पे, ठीक है ना। अब इसका जो आयोग का अध्यक्ष बना उसका नाम था रिचर्ड स्ट्रेची स्ट्रेची आयोग, अकाल आयोग, और ये गठित कब हुआ था? 1880 में। अब जब हम अकालों की बात कर ही रहे हैं तो लगे हाथ कुछ और अकाल रिवाइज कर लेते हैं। 1866 में उड़ीसा अकाल आया, जिसको सी ऑफ कैलेमिटी बोला जाता है, सी ऑफ कैलेमिटी, ठीक है ना। और जॉन लायल की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया। ठीक 2 साल के बाद 1868 से 69 में राजपूताना और बुंदेलखंड में अकाल आता है। 1873-74 जब बिहार बंगाल का अकाल आता है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, बर्मा से एक्सपोर्ट करेंगे राइस को। 1876 में दक्कन अकाल हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और ये बड़ा भयानक अकाल था। और 1896 का ग्रेट फैमाइन हमें देखने को मिलता है। तो जब 1876 का अकाल चल रहा है, उसी समय 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार, भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन अकाल से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। वो कदम उठाते हैं ये 1880 में, 4 साल के बाद, तब तक तो कुछ होने से रहा कुछ। तो इसी को कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही ज्यादा एम्पैथेटिक थे भारतीयों के हितों के प्रति, जबकि खा रहे हैं भारतीयों का टैक्सेस हम ही से ले रहे हैं, हमारा ही खाना बाहर भेज रहे हैं, लेकिन हमारा खाना हमारे लिए नहीं है। तो रॉयल टाइटल एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उनको उपाधि दे दी जाती है कैसरे हिंद की। तो कैसरे हिंद की उपाधि कब दी जाती है उनको? अकाल के समय में। एक तरफ दुनिया मर रही है, भारत के लोग मर रहे हैं, यहाँ पे उपाधियां ग्रांड दरबार चल रहे हैं दिल्ली में, तो 1 जनवरी 1877 को ये उपाधि दी गई। लेकिन उपाधि का आधार क्या था? उपाधि का आधार था ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होने वाला रॉयल टाइटल एक्ट 1876। इसी को आधार बनाकर इसी में कहा गया था कि महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दी जाएगी, तो 1 जनवरी 1877 को उपाधि दे दी जाती है। अब देखते हैं, अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता क्या चल रही है, एक तरफ अकाल है और दूसरी तरफ सुकाल है। तो सुकाल मतलब अच्छा समय ब्रिटिश का, और अकाल बुरा समय भारतीयों का। इसी को हास्य बनाकर कलकत्ता के एक अखबार ने लिखा था कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। द रोम वॉज बर्निंग, इसको अगर इंग्लिश में कहें, द रोम वॉज बर्निंग बट नीरो वॉज फिडलिंग, नीरो वॉज फिडलिंग। अब ये नीरो का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसने भी ये पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बारे में है, मैं आपको बता दूंगा, जिसका साम्य सीजर से किया गया है। चलिए ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मूल्यांकन करें लिटन का रिएक्शनरी पॉलिसीज, यानी कि उथल पुथल मचा देने वाली जो पॉलिसीज हैं, तो सबसे पहला पॉलिसीज है 1877 का दिल्ली दरबार। और ये दिल्ली दरबार कब? ड्यूरिंग 1876 टू 78 के फेमाइन के टाइम पे, पहला। दूसरा अगर आप इसको देखेंगे, अच्छा अब 1877 का तो दिल्ली दरबार लगा था, यहीं पर गोपाल हरि देशमुख अपने हाथ से खादी के कपड़े होते ये पहनकर गए थे। लेकिन विश्वनाथ नारायण मांडलिक नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने खादी के कपड़े पहनकर वो काउंसिल में एंटर किए थे। तो याद रखना की टर्म, अगर पूछे कि दरबार में कौन गया था खादी के कपड़े पहन के, तो गोपाल हरि देशमुख, और पूछे काउंसिल में जाने वाले विश्वनाथ नारायण मांडलिक, ठीक है।
दूसरी इसकी प्रशासनिक इसका जो भूल थी वो थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसकी जो दूसरी रिएक्शनरी पॉलिसी है वो 1878 का क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये चीज़ें देख लें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में देसी भाषाओं पे प्रतिबंध लगा दिया जाता था और इसी वजह से हमें ये पता है कि एबीपी जो पत्रकार सॉरी न्यूज़पेपर था, अमृत बाजार पत्रिका, ये रातों रात बंगाली से किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इंग्लिश में, इंग्लिश। इसके बाद आता है 1878 का इंडियन आर्म्स एक्ट। तो यहाँ पर हम ये ज़रा देखते हैं। तीसरा इसका जो पॉलिसी है इंडियन आर्म्स एक्ट। कैसे याद रखना है? इंडियन आर्म्स एक्ट का जो प्रोविज़न था प्रोविज़न नंबर 11 उसके तहत भारतीयों को बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना मना कर दिया जाता है विदाउट लाइसेंस और साथ में उनको व्यापार करने पर भी एक क्राइम मान लिया जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये देखो ये भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। यूरोपियों एवं एंग्लो इंडियन पर यह कानून लागू नहीं होता था, सिर्फ भारतीयों पर लागू होता था इंडियन आर्म्स एक्ट। तीसरी बड़ी गलती थी इसकी ये। चौथी गलती अगर आप देखेंगे तो ये थी सिविल सर्विसेज की जो एज है, इसने सिविल सर्विसेज की जो एज है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी थी? 19। मैक्सिमम एज है ये, है ना? मैक्सिमम एज 19 साल के अगर होगा उससे ज्यादा तो फिर आप ओवर एजड हो जाते हैं। तो एक तो ये थी। 1866 में ये 21 करी गई थी, पहले 23 थी। दूसरा, इसने अफगान युद्ध किया है। तो अफगान वॉर जो किया है, अफ़गान वॉर 1878 से 80 और इसी अफ़गान वॉर में इसने जो पॉलिसी अपनाई है वो कौन-सी अपनाई है? फॉरवर्ड पॉलिसी। तो चलिए देखते हैं। अब जो फॉरवर्ड पॉलिसी की जन स्टार्टिंग जो करी थी वो करी थी ऑकलैंड ने। लेकिन अफ़गान के एक्सपेक्ट में किसने स्टार्ट करी है ये? किसने? ये आपका लिटन ने। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। लॉर्ड लिटन ने ये कहा था कि जैसे मान लेते हैं कि एक ये वाइसरॉय है, तो वाइसरॉय के अंडर ही जो भारतीय राजा हैं तो रियासतें हैं, उनका एक मंडल बना दो, एक कमिटी बना दो, जो इनको सलाह देती रहेगी। लेकिन उनकी यही जो सिफ़ारिश थी कैंसल कर दी गई। हालाँकि 1921 में इसी को माना गया जब नरेंद्र मंडल के रूप में यह संस्था अस्तित्व में आती है। 1919 के एक्ट के द्वारा इसको स्वीकृत किया गया उनकी बाद में उनकी इसी सिफ़ारिश को या सजेशन को। लिटन की सबसे बड़ी चीज़ थी कि मुक्त व्यापार की नीति, ओपन ट्रेड। जब ओपन ट्रेड हुआ सॉरी तो ओपन ट्रेड में ये होता है कि इंडियंस को घाटा होगा। क्या होता है कि अब देखो ये जैसे इंडिया है, ये मान लेते हैं फॉरेन का कोई भी मार्केट है, कोई भी चीज़ इंडिया में आके भरी चली जा रही है। तो इंडियन जो वस्तुएँ थी उन्हें कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो गया था दैट्स इट। तो ओपन जो पॉलिसी है वो किसने स्टार्ट करी थी? लिटन ने। फ्री ट्रेड। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग पर सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हुआ? भारतीय वस्त्र उद्योग और ब्रिटिश उद्योग को बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचता है। 1879 में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की बात करी गई। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज में ये कहा गया था कि जो प्रोविंसेस लेवल पर कुछ सिविल सर्विसेज थी और कुछ थी यूनियन लेवल पर, तो यूनियन लेवल को कहा जाता था स्टैट्यूटरी। तो मान लीजिए अगर यूनियन में 30 सीट्स हैं टोटल सिविल सर्विसेज की, तो इससे 1/6 जो है इसका, ठीक है? यानी कि 5 तो 5 लोग यानी कि 1/6 प्रोविंशियल सर्विसेज से स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज में लोगों को लिया जा सकता था। तो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की स्टार्टिंग करी गई है 1879 में, ये याद रखना है। तो टाइमलाइन के हिसाब से हम उसको मैच कर जाएँगे किसके टाइम पे करी गई है। दूसरी बात ये है कि जो लॉर्ड लिटन एक विख्यात कवि था, उपन्यासकार भी था, निबंध लेखक भी था और इसे साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ या ओवन मेरेडिथ के नाम से ये जाना जाता था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। 1880 में इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी ने जब पराजित हो जाती है कंजर्वेटिव पार्टी, तो उसके साथ ही लिटन ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया क्योंकि ये कंजर्वेटिव पार्टी के ज़्यादा नज़दीक हुआ करता था। लॉर्ड लिटन के बाद जो आता है शासक वो आता है वायसराय लॉर्ड रिपन 1880 से 84 भारतीयों के लिए बहुत अच्छा था। उदारवादी वायसराय कहलाता था। पुस्तक अगर इसने लिखी तो नाम है ड्यूटी ऑफ पेज। रिपन ने अपनी कायदे से ड्यूटी करी है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 आया। इसमें ये कहा गया कि 712 वर्ष के जो बालक होंगे वो मैक्सिमम कितना काम करेंगे? 9 आवर्स ही काम कर सकते हैं और सप्ताह में इनको 4 हॉलीडेज़ भी मिलेंगे, 4 संडेज़ का। ये था प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881। जो प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 आया था ये भारतीय इसके सपोर्ट में नहीं थे। क्यों सपोर्ट में नहीं थे? वो कहते थे कि चूँकि अब जो भारतीयों का जो मील है उनमें अब बच्चे ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएँगे, तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो भारतीयों का माल ज़्यादा सेल नहीं होगा बाहर, सब एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो ये भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं मान रहे थे उस समय लोग, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे।
शिक्षा के लिए 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति भी करी गई है, दैट्स राइट। इसके अलावा 1881 में पहली नियमित जनगणना करी गई है, जबकि 1872 में मेयो के टाइम पे पहली जनगणना करी गई है। लेकिन नियमित जनगणना कब करी गई? 1881 में। लेकिन 2 एरियाज़ में नहीं करी गई थी छोड़ के, कश्मीर और नेपाल को छोड़कर। इसके बाद हर एक 10 वर्ष के अंतराल पर, मतलब अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि पहली बार जनगणना कब, तो 1872 में, लेकिन अनियमित थी। अगर कहें नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट कब हुई? 1881 में, रिपन के टाइम पे। इसके साथ में ये भी कहा जाता है कि 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी किसने करी है? रिपन ने, जिसका उद्देश्य लोगों को राजनैतिक व लोकप्रिय शिक्षा देना था, राइट? ये भी ठीक है। अब मेयो द्वारा प्रथम वित्तीय विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाते हुए, अब ये बताओ, भारत में अगर पूछे कि वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत कौन करा है? मेयो। लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया है? रिपन ने। तो रिपन ने जो फंड होते थे, जो कह सकते थे, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट होता था, उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। आईडीपी। कौन से 3 भाग थे? आईडीपी। आई से इंपीरियल, डी से डिवाइडेड और पी से प्रोविंशियल्स में, राइट? तो इसका डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया इन्होंने, गुड। इसके बाद आता है एल्बर्ट बिल विवाद 1883-84। सबसे पहले नाम देखो, एल्बर्ट था कौन? देखो, पहले जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें एक लॉ से रिलेटेड व्यक्ति होता था जो लॉ का जानकार माना जाता था। वो उस समय था एल्बर्ट, भारत, ठीक है। एल्बर्ट ने 1883 में भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय मजिस्ट्रेटों के, देखो सीधी सी बात ये है, पहले ये था कि अगर आप इंडियन मैजिस्ट्रेट हैं, राइट, तो बात ये थी कि आप, जो ब्रिटिश जनता है, जो ब्रिटिश मूल का कोई व्यक्ति है, उसके मुकदमे ये नहीं सुन सकता था। तो एल्बर्ट बिल में यही कहा गया कि जो ब्रिटिशों के मुकदमे हैं, ये इंडियन मजिस्ट्रेट सुन सकता है। इस चीज का विरोध किसने? सफेद लोगों ने किया। इसी वजह से इसको व्हाइट रिवॉल्ट भी बोलते हैं, इसको एल्बर्ट बिल विवाद को। तो अब जब इन्होंने ऐसा विरोध किया, तो फिर सरकार ने, यानी कि जो साम्राज्य थी, ब्रिटेन की हुकूमत थी, उन्होंने इस बात का सही कहा कि बोले हाँ ठीक है, ब्रिटिश की कार्यवाही इंडियन मजिस्ट्रेट कैसे कर सकता है? तो फिर बोला, तो फिर इसमें सुधार किया गया। इस बिल में सुधार ये हुआ कि अगर मान लो कोई ब्रिटिश व्यक्ति कल्प्रेट है, तो अपने लिए वो ज्यूरी का डिमांड करेगा। क्या डिमांड करेगा? ज्यूरी। इस ज्यूरी में आधे कम से कम जो लोग होंगे वो ब्रिटिश होंगे। अब वो आधे भारतीय हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन एटलीस्ट आधे ब्रिटिश होंगे। तो सीधी सी बात, ये डिस्क्रिमिनेशन का क्लियर से एग्जाम्पल है। तो जो संशोधन हुआ था कि आधे लोग ब्रिटिश होंगे उस ज्यूरी में, इस संशोधन के साथ ये बिल पारित हुआ। यानी कि जो अपना मूल बिल था, वो पारित नहीं हो पाया। तो अगर कभी टेक्स्ट में डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल आए, तो अपार्थाइड का एग्जाम्पल अफ्रीका में तो हम लिखते ही लिखते हैं, ये एल्बर्ट बिल का एग्जाम्पल भी हम वहां पे कोट कर सकते हैं। ठीक है, होप चीजें, अब वही चीजें यहाँ पर लिखा है। इस विरोध को क्या कहा जाता है? सफेद विद्रोह। रिपन मूल बिल पास करवाने में असफल रहे और 1884 में इसे संशोधित रूप में पारित किया गया। और संशोधित रूप क्या था? यूरोपीय अपराधी ज्यूरी की मांग कर सकते थे जिसके आधे सदस्य यूरोपीय हों। तो ये थी चीज, क्लियर हो गई होगी? ओके। इसके अलावा हमें ये पता है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया लेटन था 1882 में, रिपन ने आते इसको हटा दिया। इसकी के लिए जो इंडियंस हैं, रिपन को भारतीय नागरिकों के द्वारा एक टाइटल दिया गया था, उसका नाम था जेंटलमैन रिपन। और फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थी, इन्होंने इनको कहा था भारत का उद्धारक। ठीक है, याद रखना। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की उपाधि, या फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को कहा है भारत का उद्धारक। सिविल सेवा में न्यूनतम जो प्रवेश की आयु 19 वर्ष कर दी थी लिटन ने 1878 में, वो इसने बढ़ा के रिपन ने फिर से 21 वर्ष कर दी। तो लिटन की जो भी डिक्शनरीज पॉलिसीज थी, उनको सुधारने का काम आप देख रहे हैं रिपन कर रहा है। जैसे कि ये प्रेस एक्ट हटा दिया और ये आयु दोबारा से बढ़ा के मैक्सिमम एज 21 कर दी। इसके अलावा बेंटिक ने 1831 में जो मैसूर को हड़प लिया था, 50 साल बाद यानी कि 1881 में रिपन ने मैसूर उनके राजवंश को वापस कर दिया, राइट। तो हड़पा था बेंटिक ने मैसूर को, वापस कर दिया रिपन ने। रिपन ने 1882 में कुछ समय के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, अभी देखो कलकत्ता के हाई कोर्ट में उस समय कोई इंडियन अगर मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। किसे अपॉइंट किया था? रमेश चंद्र मित्र को। ठीक है, कोई मित्र नाम का व्यक्ति था, रमेश। वे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय। तो भारत का सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश बनने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? रमेश चंद्र मित्र। कोई मित्र हैं आपके रमेश, वो पहले मुख्य न्यायाधीश बने। रिपन ने ग्लैडस्टोन द्वारा मिस्र में भेजी गई भारतीय सेना की टुकड़ी के व्यय के विवाद पर त्याग पत्र दे दिया। देखो हुआ ये था मिस्र में, मिस्र का मतलब है इजिप्ट, इजिप्ट में भारतीय टुकड़ी गई थी, तो वहां पे खर्चा हुआ था, जो भी खर्चा हुआ था यानी कि एक्सपेंडिचर हुआ था, तो रिपन के ऊपर ये क्लेम कर दिया गया कि जरूरत से ज्यादा खर्चा हुआ है और आपके नेतृत्व में जो भेजी गई थी सेना,
तो इसी वजह से रिपन ने क्या कर दिया, इसका विरोध किया और बोला ठीक है, इससे बेटर हम रिजाइन कर देते हैं। रिपन का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। ये रिपन का स्टेटमेंट है। रिपन की विदाई के समय जनता धर्मशाला से बंबई तक कैसे गई थी? पैदल गई थी। भावुक पल था। रिपन ने काम किया है 1880 से लेकर 1884 तक। और अब जो नया आएगा गवर्नर जनरल या वायसरॉय, उसका नाम है लॉर्ड डफरिन, 1884 से 1888। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है, राइट। तृतीय अंगल बर्मा युद्ध 1885 में हुआ है, ठीक। और पहला कब हुआ? 1824-26। दूसरा हुआ 1852। तीसरा कब हुआ? 1885 में। और अंतिम रूप से पूर्ण अधिकरण बर्मा का कब किया गया? 1886 में। डफरिन के समय बंगाल में जो टीनेंसी एक्ट आए थे, बीएपी, बंगाल, पंजाब और ये, सॉरी, बंगाल, ये अवध का और ये पंजाब का, बाप, 85, 86, 87। इससे पहले हमने देखा बंगाल का टीनेंसी एक्ट 1882 में, 1822 में, अवध का 1868 में और पंजाब का 1868 में आ चुके थे एक और। अब ये दोबारा से आए थे 1885, 86, 87। बीएपी से याद रखना, क्रम से। 1886 में डफरिन ने सिंधिया को ग्वालियर पुनः सौंप दिया। तो सिंधिया को ग्वालियर कब मिला? कांग्रेस की स्थापना के 1 साल बाद। डफरिन के समय इंपीरियल सर्विस कोर की स्थापना हुई थी। इंपीरियल सर्विस कोर, ये भी याद रखना। 1886 में एचेंसन कमीशन आया था सिविल सर्विसेज के लिए, ये भी याद रखना है, ठीक है। और डफरिन ने कहा कि अंग्रेजों को बाय पार्ट सदा याद रखना चाहिए जो उन्होंने 1857 के भयावह अनुभवों से सीखा था। और ये उन्होंने कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसके एस्पेक्ट में कहा था। इसके बाद डफरिन का कार्यकाल 1888 से खत्म होता है, तब आता लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से लेकर 94 तक, यानी कि 6 साल का कार्यकाल होगा लॉर्ड लैंसडाउन का। 1891 में दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया है। इसमें ये बोला गया कि 9 वर्ष से जो कम के बच्चे होंगे उनका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 7 आवर्स तक मैक्सिमम काम कर सकते हैं। जबकि पहले में क्या बोला गया था कि 7 वर्ष से कम के बालक जो होंगे वो काम नहीं करेंगे। जो बालक 7 से 12 तक की आयु के बीच में है वो मैक्सिमम 9 घंटे काम कर सकते हैं। यानी कि आवर्स और ये जो एज का है ये अब की बार में चेंज हो गया था। 1891 के एक्ट में ट्रांसवर्स कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आया। 1892 का इंडियन कौंसिल एक्ट, ठीक है। इसके अलावा सर मोर्टिमर डुरेंट के अध्यक्षता में ये सीमा रेखा रेखा के लिए एक आयोग स्टार्ट किया गया था, स्थापित किया गया 1893 में जाके। 1891 का मणिपुर विद्रोह के, तो देखो मनी में आई इस तरीके से आ रहा तो 91 याद रहेगा। और भारतीय रेस्ताओं की सेनाओं को संगठित किया व उन्हें साम्राज्य सेवा सेना इंपीरियल सर्विस आर्मी का नाम दिया, ठीक है। अब ये इंपीरियल सेवा आर्मी में क्या थी? जो भारतीय रियासतें थी, जो राजा महाराजाओं की थी, उनकी जो आर्मी थी उनका नाम दिया गया था इंपीरियल सर्विस आर्मी। 1891 में हमें ये पता एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, मेहराम जी वालाबारी की उसमें की कोशिशों से। इसमें लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु रखी गई थी वो कितनी रख दी जाती है? 12 वर्ष की रख दी जाती है, राइट। तो 1894 से 99 के बीच में देखते हैं। 1895 में चित्राल में विद्रोह हुआ। चित्राल एक्चुअली में क्या है, जैसे आप ये इंडिया का मैप है तो ये जो खैबर पख्तून का एरिया था ये चित्राल के एरिया में, खैबर पख्तून में, यहाँ पे चित्राल का एक किला था, चित्राल का किला। तो जब उन्होंने अफगानिस्तान को 1878 में कब्जा लिया था तो ये चित्राल का किला के ऊपर भी नजर थी। अच्छा, दूसरा मानना इनका ये भी था कि ऊपर से जो रसिया है ना वो चित्राल रसिया चित्राल को कब्जा सकता, और चूंकि ये किला है तो इनको रसियन इन्वेजन का बहुत डर था। तो इसी वजह से उन्होंने चित्राल जो किला था उसको सीज किया। उसी को चित्राल विद्रोह कहा जाता है। सन है 1895 में। और इसका जो देखने वाले जो कमांडर्स हैं वो लीड कर रहे थे जॉर्ज स्कॉट रॉबर्टसन। 1896-97 का महान दुर्भिक्ष एवं प्लेग महामारी हुई। इसी के टाइम पर रैंड और एमेस्टर की हत्या कर दी थी किसने? चापेकर बंधुओं ने, है ना। और अपने केसरी मराठा में उसने किन्होंने, तिलक ने उग्र एक पोयम छाप दी थी जिसकी वजह से प्रेरित होकर चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी रैंड एंड एमस्ट की। बाद में तिलक को सजा भी हुई 6 वर्ष के लिए, शायद 2 वर्ष की सजा हुई थी, ठीक है। छोटा नागपुर में मुंडाओं ने भी विद्रोह कर दिया। इसके अलावा जेम्स लायल के अध्यक्षता में ये जो दुर्भग हुआ था 1897 में एक आयोग गठित हुआ जेम्स लायल के अध्यक्षता में। भारतीय सेना के एकीकरण भी किया गया। और भारत में तलवार के बल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट गठन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है तलवार से रिलेटेड। भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। और ये इस वजह से उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उस समय जो रसियन इन्वेजन का इनको डर हो रहा था, 1903 1904 की बात है, बहुत सारी सीक्रेट ट्रीटीज वहां पे हो रही थी पूरे वर्ल्ड में, उस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो इस टॉपिक में हम इतना ही करते हैं। बाकी 1900 वाले जो है लॉर्ड कर्जन से बाकी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।